बात करनी थी, इन्होंने कर ली बहुत तफसीली। मतलब सब कुछ, हर चीज़ की कमी है वहाँ पर। भूख, अफलास, पानी नहीं, बिजली नहीं, रोज़गार नहीं, लेकिन जुल्म की ज़्यादती है वहाँ पर। मतलब कि वहाँ पर बर्बरियत इतनी ज़्यादा, और मतलब मुझे नहीं यकीन कि हम इसके किसी इंसाफ की, आई एम सॉरी, मुझे उम्मीद नहीं है। स्पीकर साहब, ये दूसरा जो है, कल हमारे एक बहुत बड़े इदारे नैब के सरबराह ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन साथ उन्होंने एक सवालिया निशान छोड़ दिया कि मैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, नैब एहतसाब तो था, बट वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक इदारा बनाया गया था अपने मुखालफिन को दबाने के लिए और डराने के लिए। लेकिन जो उन्होंने एक बयान दिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अदलिया से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसकी तहकीकात की जाए कि इतने बड़े इदारे के सरबराह को कौन धमका रहे, कौन उनको दबाव में ला रहे कि ये इस पे मुकदमा बना जाए और इस पे, और वो मजबूर होकर कि शायद उनको अपनी जान की भी फ़िक्र होगी, उन्होंने इस्तीफ़े को ज़्यादा वो समझा। तो प्लीज़, मतलब मेरा यही था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना कि प्लीज़ इसकी वो तहकीकात करवा ली जाए। मैं भी यही बात करना चाह रही थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो दूसरा इशू है कि अभी कुछ दिन पहले माहल बलोच खातून के नाम से उसको वही जबरी गुमशुदगा में शामिल हो गई है। अब ये 20 साल से और यहाँ पे 5 साल से सरदार अख्तर जान मैंगल इसी काम के ऊपर काम कर रहे थे। इतनी मिन्नतें की, इतनी बातें की, इतनी वो बनी है कमेटियाँ, लेकिन क्या रिज़ल्ट है कि अब औरतों पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। अब लड़के सारे उठा के ले गए, औरतों की बारी है। क्या इस मुआशरे में हमें ये सिखाया गया है? क्या हमारे मुआशरे कब उनको अगवा किया जाए? तो ये तो चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। हम इतनी परेशानी के आलम में बलूचिस्तान के हवाले से, मुझे थोड़ा सा टाइम दे सर, मैं एक आपको रुदात सुनाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप सब लोग सुन लें। मैं ज़ाती तौर पे 10 साल, मैंने 54 से 64 तक मेरी ये पैदाइश का टाइम है। 71-75 से मैं पंजाब गई MBBS करने के लिए। आप यकीन करने, मैं टाट के स्कूल से वहाँ पढ़ने गई। वहाँ जब उस वक़्त भी जाके मैंने देखा, और मैंने वहाँ, पंजाब ने मुझे पाला, लेकिन मैं सारा वक्त डरती रही कि कोई ये ना कहे कि मैं बलोच हूँ। देखें, अब मैं क्या बताऊँ आपको, जो डिफरेंस बलूचिस्तान और पंजाब का था, ज़मीन आसमान का। वहाँ जो मेरी सहेलियाँ थी या जिनसे बैठते थे, वो कहते थे हमारा भाई कमिश्नर है, हमारा भाई DC है, हमारी खाला प्रोफेसर है। मैं उनको तकती थी कि हाँ वाकई ऐसे भी होता है। वहाँ जाके सर मैंने पहली दफ़ा बॉल पेन देखा। हम डॉलर के उससे लिख के पढ़ के, टाट के स्कूल से पढ़ के, आज माशाल्लाह 40 साल की बलूचिस्तान में सर्विस करने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन मैं इसलिए रुदात बता रही हूँ, आप मुझे ये बताएं कि किसने कहा था कि पाकिस्तान के लिए इतना कर्जा लो? किसने कहा था कि ये क्या हम नहीं पले थे? क्या हमने MBBS और FCPS नहीं किया? दवात कलम जो डॉलर होता है उसमें पढ़ के नहीं हुए? ये क्यों 80 के बाद हमारे ऊपर ये मुसीबत आई कि हम कर्ज़ों में दबते चले जा रहे हैं? ये हमारे पंजाब को क्यों समझ नहीं आ रही? हमारे सिंध को क्यों समझ नहीं आ रही? ये पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया? बलूचिस्तान तो था ही तबाह। अब जो आते आते जो है वो औरतों को भी उठाना शुरू कर दिया। ये बजट की बात हो रही थी, सब चीज़ें बातों में पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। मुझे कोई ब्लैक एंड वाइट में ये बता दे कि क्या गुनाह किया 1.5 करोड़ आबादी जो बलूचिस्तान में रहती है कि न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न तालीम है, न रोड है, न चीनी है। अब वो जो मैं बताना चाह रही थी, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस कर गई। जब वो 10 साल मैंने ज़िंदगी के गुजारे सर, हम जहाँ रहते थे वहाँ पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, राशन पे आटा मिलता था, राशन पे चीनी मिलती थी। ये मैं 60 से 70 की बात कर रही हूँ, जहाँ वाले साहब जॉब करते थे। फिर हम पल पड़ गए ना, बड़े हो गए, सब इतने काबिल हो गए कि हम सब 20 ग्रेड के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। लेकिन ये मुझे बताया जाए कि ये 80 के बाद जो पाकिस्तान के साथ तमाशा हुआ है, ये किसका किया हुआ है? क्यों ये इतनी गुर्बत आ गई है? क्यों इतनी महंगाई आ गई है? अब मुझे बताएं कि बलूचिस्तान का एक एक बच्चा कहाँ जाए तो कहाँ? औरतें अगर वो हैं तो औरतों को उठा रहे हैं, पढ़े कैसे? किधर से जॉब लेंगे?
तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अंदोनाक है। आप लोग ज़रा गौर से सोचें और मुझे कोई बताए कि ये मेरे पाकिस्तान पे इतना कर्जा क्यों है। हम बलूचिस्तान ने तो पाकिस्तान को ओन किया था, हमारे लीडरों ने, अताउल्लाह मैंगल साहब ने, मरहूम ने, अब अख्तर जान मैंगल इतने बात करते हैं आके, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हर कोई ऐसे कह देता जी कोई बात नहीं, छोड़ो, क्या 1.5 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ की आबादी का क्या मतलब है। जो छोटा भाई है वो जैसे सड़े जैसे मरे, आप लोग सब बर्दाश्त करते रहे। ऐसा नहीं करें प्लीज़। हर कोई अपने उसको रिव्यू करे, अपने पॉलिसी को ठीक करें। बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छे हैं, पंजाब ने भी पाला है, सिंध ने भी पाला है, लेकिन मैं एज ए पढ़ी लिखी खातून यही कहना चाहूँगी कि अपने पॉलिसियों को रिव्यू करें, हक को हकूक़, हकदार को हकूक़ दे, सबके साथ इंसाफ करें, नाइंसाफ़ी ख़त्म करें। और ये जो पैसों का मामला है, ये बजट का मामला है, प्लीज़ ऐसा कर लें कि ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं आपस में मिल के कोई ऐसा अदारा बना दें, कोई डोनेशन ले लें और पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म करें। मेहरबानी जी। अभी हमारी बहन ने बात की, मुहतरमा डॉक्टर शहनाज साहिबा ने, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का भी जो बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ है, तो ये बड़ा संगीन वाक़या है। इवन कौन सा भी सूबा हो, पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में इंसाफ होना चाहिए, हर सूबे में इंतकाम होना चाहिए, हर सूबे में लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। मगर मेरी बहन ने जो सिंध का नाम लिया, अभी मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि ये वाक़या बलूचिस्तान में हुआ है, हमें खुद दुख हुआ है, क्योंकि वो जो वहाँ पर हो रहा है वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमें हर सूबे से हमदर्दी है। मगर सिंध के लिए जो आपने नाम उठाया, जो भी यहाँ पर बात करता है तो पहले सिंध का नाम लेता है। सिंध ने कौन सी तकलीफ दी है किसी को? आप हमें ज़रा बताएं तो सही। सिंध तो किसी का नाम नहीं लेती है, सिंध तो हर सूबे के साथ हमदर्दी भी करती है, हर सूबे का एहतराम भी करती है। मगर फिर भी हर इंसान, जब भी कोई यहाँ मेरा मेम्बरान होकर बात करता है तो सिंध का नाम लेता है। तो सिंध के अंदर जो सिंध की गवर्नमेंट काम कर रही है वो किसको नजर नहीं आ रही है? सिर्फ खामियां नजर आ रही है, खूबियां नजर नहीं आ रही है। थैंक यू।